नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं शैक्षिक समागम। जैसा कि हर बार इस तरह के कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष सेवाएं दे चुके हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजब सिंह यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य हैं और साथ में भूगोल के ज्योग्राफी के आप प्रोफेसर हैं और आप एक कॉलेज शिकोहाबाद में आप सेवाएं देते रहे, वहाँ के आप उपाध्यक्ष भी रहे और साथ में आप मैनपुरी में भी एटा में प्राचार्य रहे हैं, मैनपुरी के एक महाविद्यालय में। और इस तरह से आप समाज में विभिन्न विषयों में सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय हैं। इस समय आप काम कर रहे हैं स्वदेशी समाज सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में। समाज में पर्यावरण के प्रति जागरण, समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता और लोगों को सहभागिता में लाने की कोशिश ताकि समाज विकसित हो और बेहतर हो। तो प्रोफेसर साहब, अभी तक आपने बहुत सारे एक शिक्षा की भूमिका में आपने बहुत कुछ किया है। अभी आपके अनुभव की यात्रा में क्या निचोड़ क्या निकला जीवन में कि क्या क्या किया जा सकता है? पहले तो मैं इस जय घोष कार्यक्रम में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दीक्षित जी का, आपने मुझे आमंत्रित किया। जो प्रश्न आपने उठाया है कि आप क्या निचोड़ निकाला इस यात्रा में, मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 38 वर्ष सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। चूँकि मेरी स्वभावतः मैं समाज के प्रति और लोगों के प्रति बड़ा संजीदा रहा हूँ। जिस परिवेश से आया तो मैं शुरू से ही एज ए प्रोफेसर बच्चों से भी मेरा जो संवाद था वो बिल्कुल घर परिवार जैसा होता था। बहुत सारे बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, आत्मीयता रहती थी, आत्मीय लगाव रहा। बहुत बच्चों को मैंने शोध कार्य कराई और लोग मुझ पर भरोसा भी करते थे। तो मैंने ये देखा कि जो शिक्षा का स्तर है, जो संवेदनशीलता हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे, शिक्षक और छात्रों के बीच की जो रिश्ते हुआ करते थे, उनमें और आज के रिश्तों में बहुत बड़ा परिवर्तन, गिरावट आई है, बहुत गिरावट आई है। उस समय शिक्षक को हम लोग बिल्कुल माता पिता के तुल्य और बहुत पूजनीय मानते थे। उनकी बताई हुई बात, एक बार को माँ बाप की बात पे इतना भरोसा नहीं करते थे, शिक्षक की बात पे आंख मीच के भरोसा करते थे। लेकिन आज समय इतना परिवर्तित होते होते हम जिस दौर में आ गए हैं, जब मैं सेवानिवृत्त होने की स्टेज पे आया तब मैंने देखा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। बच्चों का जो स्टाइल है पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चलता है। 21वीं सदी में हम लोग आ गए, बहुत सारे परिवर्तनों के हम लोगों ने भी स्वीकार किया। जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल समाज में नकारात्मकता बहुत है। शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लिए चाहे समाज में, हर जगह ये सब चीज हो गई है। मैं बच्चों को हमेशा ये शिक्षा देता था कि आप सकारात्मक रहिए। ये हमें प्रकृति भी संदेश देती है। मैं चूंकि भूगोल का विद्यार्थी रहा, प्रकृति पर्यावरण भूगोल का पेपर में पीजी क्लास में पढ़ाता भी था। तो जो हम लोग कल्पनाओं में जीते, जिनके अंधविश्वास बहुत सारी चीजों में पाल लेते हैं, उन पर न जा करके हम अगर तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण तथ्यों का करें। मैं लोगों से कहता हूं कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी आई तो ये किसी मंदिर और मस्जिद ने पूरी नहीं की। आस्था धार्मिक अपना व्यक्तिगत विषय है, उसे बनाए रखिए, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जितना आप प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति को संरक्षण देंगे, आप पौधे काटते तो जाएंगे लेकिन लगाएंगे नहीं, तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? हर व्यक्ति ये तय कर ले कि हमें वर्ष में 1 या 2 पौधा अवश्य अपने हाथ से लगाना। इसके लिए हम लोग, हमारी ये समिति, इसके माध्यम से हम लोग जाते वृक्षारोपण कराते हैं। तो वहाँ लोगों को ये कहते, नौजवानों से ये कहते हैं कि आप अपना जन्मदिन मनाएं, उस पर पौधा रोपिए।
आपके यहाँ अगर किसी का देहावसान हो गया है तो उसकी पुण्य स्मृति में पौधे लगाए, जिससे याद रहे कि हमारे दादाजी खत्म हुए थे, हमने 11 पौधे लगाए थे। अब आप 11 कुंटल की दावत कर देंगे लेकिन 11 पौधे नहीं लगा सकते। यानी एक समाज में हाँ, समाज स्वार्थपरता बढ़ी है बहुत ज्यादा, और जो दिखावा, परमार्थ और जो जीवन मूल्य हैं हाँ, उनसे दूरी हुई है। उनसे दूरी हुई है। क्या कारण लगता है आपको, ये क्यों हुआ है? कारण इसके पीछे यही है कि हम लोग जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसे सही से संस्कारित नहीं कर पा रहे, यानी चूक हो रही है, चूक कहीं ना कहीं हो रही है और सारे लोग अंधी दौड़ में दौड़ना शुरू हो गए। हम देखते हैं कि ये जो नेटवर्किंग है, आपकी जो मोबाइल हाथ में आया, स्मार्टफोन आया, ये इसके लिए है कि इससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करिए। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आज की नई पीढ़ी इसके नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्वीकार जल्दी ग्रहण कर लेती है, बहुत जल्दी, और चिंतन मंथन मनन कम उन है। पर नहीं जाती। मेरा बेटा जब दिल्ली में पढ़ रहा था तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करा, वो अपना गूगल से और मोबाइल से रात के 2-2 बजे तक चीजें निकालता था और उन्हीं से स्टडी करता था और उसके बाद वो सेलेक्ट हुआ IPS में। तो मैं उसे पूछता था कि तैयारी तुमने कैसे की, तब वो बताता था ये चीज। अच्छा, हम लोग इस मोबाइल के इतने अभ्यस्त नहीं रहे, धीरे धीरे कुछ चीजें सीखे हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र की गिरावट, एक तो ये जो प्राइवेट वातावरण बन गया, हर गली कूचे में कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई। अब तो पहले तो कॉलेज ही थे, अब यूनिवर्सिटी भी बनना शुरू हो गई। हर जिले में यूनिवर्सिटी, मेरे जिले में तो 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अब वहाँ होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चे ने फीस जमा की, गार्जियन भी चाहता है बच्चा कॉलेज जाए न जाए, फर्स्ट क्लास की डिग्री हासिल करे, लेकिन उससे आप देख रहे हैं बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है और अनस्किल्ड हमारे कोई देश उन्हें ज्ञान में नहीं। जो श्रम बल है वो बहुत ज़्यादा है, युवा शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डिग्रीधारी तो हैं, उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो स्किल्ड नहीं है। ये उनके लिए भी चिंता का सबब है और देश की भी चिंता है, और जो हम नई जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए उदाहरण भी नकारात्मक क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग को मिलकर इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, आपने अनुभव किया है इस यात्रा में, ऐसे जो शिकार हो गए हैं नकारात्मक अवधारणा के या कैसी कुछ आदतों के, वो लोग अपनी इन चीज़ों को बदलें कैसे? बदलने के लिए देखिए, हम लोगों को जो एक तरह से मैच्योर्ड लोग हैं, शिक्षक हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे लोगों को, युवाओं को जगह जगह इन्वॉल्व करना चाहिए, इस तरह की समाज सेवा और इन सब चीज़ों में जोड़ना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि आप जब तक कोई स्किल्ड वर्क नहीं करेंगे, कोई व्यावसायिक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और ईमानदारी से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उन्हें प्राइवेट क्षेत्र में बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में जिनको कोई जानकारी नहीं है, वो छोटे मोटे कामों में जुट जाते हैं। वो ऐसे नेताओं के पीछे लग जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के लिए लगे रहेंगे। अच्छा, वो लोग भी उन्हें शिक्षा क्यों दें, उन्हें क्यों समझाएं? शिक्षक का दायित्व होता है, हम लोगों का ये दायित्व हम मानते हैं, चाहे भले ही सेवानिवृत्त हो जाए उसके बाद बच्चों को, बिल्कुल, और खास करके इसमें गार्जियन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इस समय जो दुनिया की रफ्तार बढ़ी है हर क्षेत्र में, उसमें माँ बाप भी व्यस्त हैं। कहीं कहीं दोनों लोग जॉब कर रहे हैं तो उन पर इतना समय नहीं कि बच्चों को पैसा खर्च कर देंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेज देंगे। अब बच्चा क्या कर रहा है ये उन्हें क्या मालूम भी नहीं है, और सहभागिता न होने से निर्णय निर्माण में गड़बड़ियां हो जाती हैं। और बच्चे जब देखते हैं कि आगे हमारे सामने अंधेरा है, कोई भविष्य नहीं है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि अब साथ में कितने बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। पता चलता है MBBS कर रहे छात्र ने सुसाइड कर लिया, BTech करने वाली लड़की छत से कूद के मर गई। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है कि गार्जियन सही डिसीजन नहीं लेता है। बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसकी इच्छा के अनुरूप गार्जियन को डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम जबरदस्ती तुझे डॉक्टर बना के मानेंगे। भाई उसकी इच्छा है कि हम इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बना, उसकी इच्छा हम शिक्षक बनना चाहते शिक्षक बनाओ, खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी भ्रांति लोगों में रही है, लड़कियों को खेल कूद में नहीं शामिल होने देते थे। आज देश का गौरव बेटियां ही बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। अब
जब ये, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। ऐसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी से लेके पढ़ने वालों की कमी नहीं है, बच्चों के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन दिशा उन्हें गलत मिल रही है। यानी मार्गदर्शक चाहिए, मार्गदर्शक वो माता पिता के रूप में भी बने, शिक्षक के रूप में भी हों, और समाज में जो वरिष्ठ जन है, समाज को मैं गांव में भी जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ बजाय पड़ोसी की बुराई करने के, पड़ोसी अगर गलत रास्ते पर उसे बैठ के समझाओ, बिल्कुल सहयोग करो, कम से कम आप टेंशन लेंगे तो एक तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो सकारात्मक ऊर्जा की मैंने बात कही है वो तभी आपको मिलेगी जब आप टेंशन फ्री होंगे। आप बगल वाले का भी भला सोचेंगे, मित्र का भी भला सोचेंगे। आजकल मित्रता में भी धोखा हो रही, परिवार में धोखे हो रहे, ऐसी चीजें सुन के और पढ़ के अखबार में बड़ा कष्ट होता है कि भाई ने भाई को मार दिया इसलिए कि 3 बीघा खेत का विवाद था। अब आप सोचिए, छोटा भाई बड़े को मार दिया, बड़ा छोटे को मार दिया, ये खून के रिश्ते, ये मानसिकता कहाँ से आई? इस भारतीय संस्कृति में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो ये जब तक हम सुदृढ़ नींव नहीं रखेंगे तब तक बड़े बदलाव की केवल सरकारें नारे देती रहें या हम विकास की बहुत बड़ी डींगे हाँकते रहे कि हम 21वीं सदी में भारत देश। बुनियादी बातें हैं जो कि ठीक होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुनियाद से ही नींव खड़ी हो पाएगी, बिना बुनियाद की नींव नहीं खड़ी हो पाएगी। तो ये मेरा मानना रहा है अपनी पूरी यात्रा में, और आज यही प्रयास करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अब हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं, हमारे ज्ञान का, हमारी बात का कोई आप लाभ लेना चाहते तो लाभ लीजिए। समाज में आए दिन पति पत्नी के बीच के झगड़े बहुत आते हैं, ये बहुत, पुलिस भी परेशान, बिल्कुल ठीक बात। समाज में हम लोग और हमारी समिति और तमाम ऐसे लोग हमारी टीम में, हम लोग जा करके प्रथम दृष्टया ऐसे जगह जाके पति पत्नी से बात करते हैं। और कई परिवार ऐसा नहीं मिलाए भी है कि डाइवोर्स की, मैं एक दिन पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि हमारी संस्कृति में पहले तो कोई डाइवोर्स का हिंदी शब्द बता दे, है ही नहीं, विचार ही नहीं भाई है। ये अंग्रेजी और उर्दू, तलाक उर्दू है और अंग्रेजी में डाइवोर्स तो है। इस परंपरा में 7 जन्मों का रिश्ता है। हाँ, तो अलग तो होना ही 7 नहीं। जन्मों के रिश्ते माने जाते हैं, तो तलाक का कोई कॉलम ही नहीं है। और मैंने देखा जहाँ पर जब परिवार हम लोगों ने मिलाए, महीना भर तक लग गया एक एक परिवार में काउंसलिंग करते हुए, अंत में बातें निकल के आई तो बहुत छोटी छोटी। कुछ ईगो होता है, कुछ वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ इच्छाओं के संघर्ष हैं। अरे जरा से हमने सफाई नहीं की तो इस पे गालियां दे दी, इस वजह से झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो इतनी छोटी छोटी बातें निकल के आई। अच्छा, ये तो सबके साथ हुआ, हमारे माँ बाप, दादा दादी, हम लोगों की पीढ़ी में भी, कि ये संबंध ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हम छोटी छोटी को बातों को लेकर के अगर ईगो बना लेंगे और वहाँ आदमी का पुरुषत्व जागने लगता है, पत्नी को वो समझता है ये मेरी नौकरानी है, ये भाव रहेगा तो वो परिवार कभी चलेगा नहीं। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सब चीजें समाज को सिखाने की बहुत जरूरत है और नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, ये मेरा मानना रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि समाज में जिस तरह की विकृतियां आ रही हैं उनको सुदृढ़ करना, उनको सुधार करना, उनमें विकास करना और अवधारणा को पुष्ट करना, ये समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और इसमें खासकर शिक्षक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अवधारणाओं को निकाल कर लाते हैं ताकि समाज और बेहतर हो सके। तो जैसा आपने कहा, वैसे रिश्तों की बुनियाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मानवीय मूल्यों की संरक्षण तब हो पाएगा, हमारा जीवन तब संरक्षित हो पाएगा जब हम उसकी चिंता करेंगे, जब उसके साथ जुड़ेंगे। तो इन रिश्तों को बचाना हम सबका कर्तव्य है। और साथ में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें अपना ध्यान रखना, स्किल्स का ध्यान रखना, ताकि हम ऐसे परिपक्व युवा बने जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे युवाओं को तो सब तरह से सर्वगुण संपन्न होना है। तो उस दिशा में उन्हें प्रयास करना है, बुनियादी प्रयास करना है, ताकि वाकई वो सबल हों और सशक्त हों, सक्षम हों, सुविचारित हों, ताकि समाज में उनका योगदान बढ़ सके। डॉक्टर साहब, भूगोल की बात करेंगे, क्योंकि भूगोल का आपका अध्ययन रहा है और अभी भौगोलिक चिंता हमारी बढ़ रही है, क्योंकि वो चाहे जलवायु परिवर्तन का मसला हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो, चाहे हमारे भौगोलिक संसाधनों के दुरुपयोग का मसला हो, और हम आगे जनसंख्या में दुनिया के सबसे बड़े देश बन गए हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे एक लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो जय घोष।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष का ये मंच है और साथ ही आप हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रीक्वेंसी जो है वो 107.8 FM, जिसे ट्यून कर आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण, जहां हम समाज के विभिन्न पक्षों पर विभिन्न कार्यक्रमों में विशेषज्ञों को लाते हैं और आपसे जोड़ते हैं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैक्षिक समागम, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर अजब सिंह यादव जी, जो कि भूगोल के विशेषज्ञ हैं, उसके प्रोफेसर हैं और आपने अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। और आज हम आपके साथ ये समझना चाहते हैं कि जो भौगोलिक परिवर्तन हैं, जो जलवायु के परिवर्तन हैं, जो पर्यावरणीय परिवर्तन हैं, जो भूक्षरण है, जो बाढ़ या दैवीय आपदाएं बढ़ रही हैं, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या छूट रहा है, कहाँ चूक रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न इस समय वर्तमान परिदृश्य में परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा, टीचर भी रहा। ये कुल मिलाकर के हम सारे पक्षों को देखें तो हमारी ज्योग्राफी भी जो पूरी प्रकृति उसका अध्ययन करती है, वायुमंडल से लेके सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये एक क्लाइमेटिक सर्किल था, पूरा चक्र था। अब वो चक्र टूटने के कारण बने हमारे भौतिक साधनों की तरफ और जो प्रगति जिसे हमने कहा, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनरी, वाहनों का प्रयोग। एक जमाना था जब आदमी पैदल चलता, बैलगाड़ी चलती थी, साइकिल चलती थी, कोई प्रदूषण नहीं होता था। ये प्रदूषण जो बढ़ा, चाहे वो किसी रूप में हो, पर्यावरण का जितना प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम में आ गया। ये जल, मिट्टी, सब चीज़ों में मिलता गया। इधर प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर बिना सोचे समझे वृक्षों का कटान शुरू हो गया। बहुत बड़े जंगल बहुत बड़े बड़े एरिया के समाप्त हो गए। पूरी दुनिया में जितने विकसित देश हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया। अब ये चीज़ें धीरे धीरे जब पूरी क्लाइमेट चेंज होने लगी, अब दुनिया के देश चिंता कर रहे हैं कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें पेड़ पौधे सबसे सर्वोत्तम साधन हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि हम विकास भी करें। जो अवधारणा आई सतत विकास की, सतत विकास से तात्पर्य है कि हम विकास भी करें लेकिन प्रकृति का विनाश न करें। हमें कहीं पर सड़क बनानी है, पौधे काटने हैं, तो उन्हें पौधे दूसरी जगह या उसके किनारे लगाने का तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हमारा विकास भी हो जाए और प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है, आपने भी देखा होगा। हम लोग जब बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल लाइफ में देखते थे कि मानसून की डेट इस तरह निर्धारित होती थी जैसे स्कूल की 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा तो खुलेगा, मानसून 21 जून को आएगा तो आएगा। मानसून की वर्षा जो पहली होती थी, मैंने अनुभव की है कि शाम को बादल दिखे, रात भर पानी पड़ा, जब सुबह हम लोग आँख खुलती थी देखते थे कि ताल तलैया, खेत मेड़ सब भर गया। अब बरसों से नहीं देख पा रहा है कि तान तलैया भर गए। अभी इस वर्ष जरूर ऐसा दिखा है कि एक न एक दिन उस हर क्षेत्र में ऐसा पानी बरसा जहाँ तान तलैया भी भर गए, खेत भी डूब गए। और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR से लेके हिमाचल शहर भी डूब गए, दक्षिण में बहुत डूबे। तो ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, जब वर्षा होनी चाहिए वर्षा नहीं हो रही, सर्दी पड़नी चाहिए तब सर्दी नहीं पड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष जनवरी और फरवरी में गर्मी शुरू हो गई थी। तो ये सारा का सारा जो हमने प्रकृति का असंतुलन पैदा कर दिया। प्रकृति में जब असंतुलन हो गया तो असंतुलन की वजह से जो सिस्टम था, मानसून बनने का, वर्षा होने का, गर्मी पड़ने का, लू चलने का, अब लू मुश्किल से 1 हफ्ते चली है इस सीजन में, उसका भी सीधा संबंध था। जब लू चलेगी तो वर्षा अच्छी होगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, क्लाइमेटिक सिस्टम बदला और हम लोग उससे सबक नहीं सीखना चाहते। आज भी फैक्ट्री लगेंगी, जो सरकार मानक बनाएगी उनका पालन नहीं किया जाएगा। तमाम जगह हम देखते हैं ये वायलेशन होता है। ये नगर निगम और ये
विकास प्राधिकरण ये सब बने हुए, वो नियम बनाते हैं कि आप जो जमीन लेंगे जिसमें घर मकान निर्माण का कार्य करेंगे 35% में ग्रीनरी खाली जगह छोड़ेंगे, बैकयार्ड होगा, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। वो 30% की 3% भी नहीं छोड़ते, बल्कि और ज्यादा सड़क भी इंक्रोच कर लेते हैं। सब इंक्रोच करते। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ चुका है और ये आगे आने वाले समय में चिंतित तो सभी हैं, लेकिन उतने ठोस प्रयास अभी भी नहीं हो रहे। तो साथियों, यहाँ से एक टेक अवे निकलता है, एक विचार निकलता है कि कम से कम हमारे स्तर से जितनी हम वायु लेते हैं, जितना हम जल लेते हैं, जितना हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है कि उतना तो हम वापस करने का प्रयास करें। और उसके वापस कराने का प्रयास में सबसे पहले कदम है कि हम इंक्रोच ना करें, कब्जा ना करें। और दूसरा प्रयास ये है कि हम पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें। किसी और ने लगाया है तो भी बचाएं, हमने लगाया है तो बचाना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जितनी वनस्पतियों को, वैरायटी ऑफ वनस्पतियाँ आप लगाते हैं, उतना प्रकृति में आपका योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि ये जो आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, जिसके संरक्षण में सारे पशु पक्षी जीव, छोटे छोटे जीवाणु, सबका चक्र है। सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं और ये निर्भरता तब टूट जाती है जब बीच से किसी एक कड़ी को आप समाप्त कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस सब चीज़ों में बाधाएं क्या हैं, मतलब अड़चन क्या लगती है कि क्यों लोग ये जानकर, समझकर, आवश्यक मानकर भी नहीं कर पाते? देखिए, मैं जो समाज में जाता हूँ, देखता हूँ, तो लोग ये मानते हैं कि आप लोग फालतू की चर्चा ये करने लगते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे सब कुछ हो रहा है, चल रही है दुनिया। उन्हें ये पता नहीं कि एक दिन पानी भी, जैसे किसी से कह दो पानी फालतू मत बर्बाद करिए, वो कह रहे अरे पानी समर हमने लगाया, निकल रहा है, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? उन्हें समझाते हैं कि भूगर्भ में जल की भी स्थिति सीमित है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। बोतलों में चल रहा है, फिर हो सकता है ट्यूब में चलने लगे। कई देश जो है वहाँ पानी भूगर्भ इंजेक्शन लगाए जाने लगे। तो इन चीजों की गंभीरता को ये समझ लीजिए, एक बड़ी आबादी समझने के लिए तैयार नहीं। पेड़ पौधे भी जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे, गांव में पहले हर गांव में एक आध दो बड़े किसान होते थे, उनके यहाँ बाग बगीचे लगे होते थे, 50-50, 100-100 पेड़ लगते थे। अब वो भी धीरे धीरे उनकी जो पीढ़ी बढ़ी तो उन्होंने वो भी काट के उसमें खेती करने लगे। तो ये सब चीजें, पेड़ पौधे, वनस्पतियों से लेकर जल का संरक्षण है, बहुत सारी चीजें हैं। आप गंदगी न फैलाएं, आप प्रदूषण ज्यादा न करें, इन पे अगर आप चर्चा करते हैं लोगों से तो समझने को बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं। और वो कहते ये तो हमारा व्यक्तिगत विषय है, हम क्या कर रहे हैं, हम बिल दे रहे, समर चलेगी तो चलेगी। तो इन चीजों को अब नई पीढ़ी को समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। विद्यालयों में एनसीसी वाले बच्चे होते हैं, एनएसएस वाले बच्चे, इनके माध्यम से बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। ये बच्चे चीजें समझने लगते टीचर के कहने से, तो वो अपने घर परिवार में शुरू करते, तो गांव वाले भी कुछ चीजें मानते हैं। तो जागरूकता तो बढ़ रही। ये कोरोना के बाद तो गांव का आदमी समझ गया कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ से है, पेड़ पौधों की वजह से है। पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं किसी के पास। हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास खुली जमीन नहीं है, आप गमले में पौधे लगाइए। जो संभव, तुलसा जी का जो पौधा है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर एक परिवार में, लोग ये मानते हैं अगर एक परिवार में कायदे का तुलसी का एक पौधा है तो 10 लोगों को ऑक्सीजन उसकी पर्याप्त हो जाएगी। अरे एक की बजाय आप 5 पौधे रख लीजिए गमले में। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। हम लोग इस तरह के पौधे बांटते भी, लोगों से लगवाते हैं कि आप पर जगह नहीं तो ये करिए। गांव में लोगों से कहते हैं नीम लगवाइए, पीपल लगवाइए, बरगद लगवाइए। ज्यादातर हम लोग सौंदर्यीकरण वाले पौधे लगाने लगे विदेशों की नकल में। अपने यहाँ जो पुराना ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर नीम का पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता, बरगद का होता था, पाकर, ये सब ऑक्सीजन देने वाले पौधे और साथ में ये संरक्षण भी देते हैं, आश्रय देते हैं पूरा चिड़ियों को, पक्षियों को। लू चल रही हो, आप पेड़ की छांव में अगर बैठ जाएं तो लू उतना असर नहीं करेगी। धूल का डस्ट प्रदूषण होता है, इसे पौधे अवशोषित करते हैं। ये तो आप सब लोग भी जानते होंगे, नौजवान हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन आपके लिए जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को, जहाँ
जब तक जन सहभागिता नहीं होती है, सरकार के आदेश पे या सरकार के कहने पे सब कार्य नहीं हो सकते। भाई सरकार की एक सीमा होती है, आपको जागरूक करने के लिए मिशन चला दिया, कुछ और कर दिया, लेकिन पौधा लगा करके उसको संरक्षित करना, बड़ा करना, ये आपका काम है। और सरकार आपकी है, यानी जनता की है, हाँ, जो भी है, और जनता सरकार तो को हम ही लोग काम सुनते करना हैं। चाहिए, क्योंकि वो आपके संसाधन है, आपके संसाधनों से आपके लिए काम हो रहा है। अगर हम उसे बचाएंगे नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा, और जब चिड़िया चुग गई खेत तब पाछे पछताए होत क्या। हाँ, बहुत तो गंभीर ये समय बहुत आ जाएगा गंभीर अगर लोग नहीं चिंता की समझें। बात है, और डॉक्टर साहब के साथ ये वार्ता निश्चित रूप से आपके लिए आंख खोलने वाली होगी, और आप इसमें हिस्सेदार हों, इसमें भागीदार हों, इसका उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बातों को बताने के लिए, और हमारे आज की पीढ़ी जो बहुत जिम्मेदार, बहुत जवाबदेह बनना चाहती है, भागीदार बनना चाहती है, वो इससे जुड़े। आप सब सुनते रहें रेडियो जय घोष। जय